बीरबल और जादूगर की साजिश। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। एक बार की बात है, सम्राट अकबर का दरबार सजे हुए था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी दरबार में एक अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े असाधारण थे, सिर पर रंग-बिरंगी पगड़ी, हाथों में चमचमाती छड़ी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक। महाराज सलाम, उस अजनबी ने जोरदार आवाज में कहा। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। मैं हूँ, जादूगर जलालुद्दीन। पूरी दुनिया मेरे जादू को मानती है। सुना है, आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई चतुर आदमी है, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है। मैं उसे एक चुनौती देने आया हूँ। बीरबल मुस्कराया। कहिए जादूगर साहब, क्या चुनौती है? 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को एक अदृश्य खेल करूंगा। अगर तुम उसे समझ सको, तो मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि मेरी जादूगरी से अधिक है। नहीं तो दरबार छोड़ देना पड़ेगा। दरबार में सनसनी फैल गई। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। जलालुद्दीन अगले 3 दिन तक शहर में घूम घूम कर अपने जादू दिखाता रहा। वह कभी हवाओं में उड़ता, तो कभी पानी को आग में बदल देता। तीसरे दिन पूर्णिमा की रात को सभी दरबारी एक बाग में जमा हुए जहां जलालुद्दीन ने जादू दिखाना था। मैं अब एक रहस्यमयी चीज को छिपा रहा हूँ। अगर बीरबल इसे खोज ले तो वह जीत जाएगा, जलालुद्दीन बोला। उसने आंखों पर पट्टी बांधी और मंत्र पढ़ने लगा। तभी वह गायब हो गया। भाग 3। बीरबल की चालाकी। बीरबल शांत था। उसने बाग के चारों तरफ अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को छुपाकर तैनात किया था। उसने गौर किया कि जलालुद्दीन के जूते खास थे। उसमें शायद कोई यंत्र था जो उसे गायब करने में मदद करता था। बीरबल ने बाग में चारों ओर जांच शुरू की। एक जगह की घास कुछ ज्यादा दबाव में थी। उसने जमीन खोदने का आदेश दिया। थोड़ी देर में वहां एक गुप्त सुरंग मिली। सैनिकों ने अंदर जाकर देखा। जलालुद्दीन उसी में बैठा हंस रहा था। महाराज, जादू नहीं, यह धोखा है, बीरबल ने कहा। भाग 4। रहस्य से पर्दा। जलालुद्दीन को दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने बताया कि जलालुद्दीन एक ठग है, जिसने मिरर, स्प्रिंग और केमिकल की मदद से सबको भ्रमित किया। ये जादू नहीं, विज्ञान और छल है। महाराज, यह आपके दरबार को नीचा दिखाने आया था। अकबर क्रोधित हुए। ऐसे धोखेबाजों के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। इसे नगर से बाहर निकाल दो। भाग 5। बीरबल को इनाम। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि से हमारा मान बढ़ाया। हम तुम्हें राजज्योति की उपाधि देते हैं और 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम स्वरूप प्रदान करते हैं। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। भाग 6। कहानी का संदेश। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, किसी भी जादू या चमत्कार से बड़ी होती है सच्चाई और विवेक की शक्ति। बीरबल और चोरी हुई भविष्यवाणी। भाग 1। एक रहस्यमयी साधु का आगमन। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने बाग में टहल रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि एक साधु नाम का आदमी नगर में आया है, जो लोगों का भविष्य सटीक बताता है। कहा जा रहा था कि उसने कई लोगों के राज खोल दिए, राजा, सेठ, व्यापारी और यहाँ तक कि मंत्री भी। अकबर को जिज्ञासा हुई। उन्होंने आदेश दिया कि उस साधु को दरबार में लाया जाए। अगले दिन दरबार में वह साधु आया। वह सफेद वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला और आंखों में तेज लिए हुए था। प्रणाम महाराज, साधु ने कहा। मैं समय का पाठक हूँ। जो होना है, मैं उसे पहले ही देख सकता हूँ। तो बताओ, अकबर बोले, मेरे राज्य का भविष्य क्या है? महाराज, आपके राज्य में अगली पूर्णिमा की रात एक बड़ी चोरी होगी। और वो चोरी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक खास दरबारी करेगा। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम उसे सजा देंगे, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो मेरी गर्दन आपकी तलवार के नीचे होगी, साधु ने कहा। भाग 2। चोरी की रात। बीरबल को यह बात कुछ संदिग्ध लगी।
उसने महसूस किया कि यह साधु कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने अकबर से अनुरोध किया कि उसे भी इस मामले की जांच करने दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने गुप्त रूप से राज्य की सुरक्षा बरवा दी। महल, खजाना घर, अस्तबल, हर जगह पर सैनिक छुपा दिए गए। लेकिन पूर्णिमा की रात, सच में दरबार की लाइब्रेरी से नक्षत्र विज्ञान ग्रंथ नामक एक बहुमूल्य ग्रंथ गायब हो गया। पूरा दरबार हैरान हो गया। अकबर को क्रोध आया। उस साधु ने सच कहा था। इसका मतलब कोई दरबारी ही चोर है। बीरबल चुप था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ सोच रही थीं। भाग 3, बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने सबसे पहले उस साधु की गतिविधियों पर नजर डाली। उसने पाया कि साधु केवल कुछ ही दरबारियों से घुला मिला था, मंत्री सलीम, कोषाध्यक्ष मनोहर लाल और राजपुरोहित। बीरबल ने इन तीनों से अलग अलग गुप्त बातचीत की और छोटी छोटी चालें चलीं। फिर उसने एक योजना बनाई। भाग 4, भविष्य सुनाने की नई तरकीब। बीरबल ने एक नकली भविष्यवक्ता बाबा का वेश बनाकर शहर में प्रचार करवाया कि एक नया साधु आया है जो सिर्फ चोरों का भविष्य बता सकता है। थोड़े ही दिनों में सलीम, मनोहरलाल और राजपुरोहित तीनों उस साधु के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरों को छुपा रखा था। बीरबल ने जान लिया कि इनमें से कोई जरूर डर रहा है। उसने उन्हें झूठा भविष्य बताया। जिसने ग्रंथ चुराया है, उसकी हथेली में 3 काले तिल होंगे और वो अगले 3 दिनों में बीमार पड़ेगा। अगले ही दिन मंत्री सलीम बीमार पड़ गया। बीरबल को अब शक और गहरा हो गया। भाग 5, योजना का पर्दाफाश। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर महल में एक सभा बुलाई और कहा, आज मैं एक रहस्य खोलने वाला हूं जो साधु और चोरी दोनों से जुड़ा है। वह साधु भी सभा में मौजूद था। बीरबल ने कहा, हमने एक विशेष पाउडर इस्तेमाल किया था जो सिर्फ चोर के कपड़ों से चिपकता है। बीरबल ने सभी दरबारियों को ऊपर से एक सफेद पर्दे के पास चलने को कहा। पर्दे पर केवल एक ही व्यक्ति के कपड़ों से लाल धब्बा पड़ा, और वह था साधु स्वयं। पूरा दरबार चौंक गया। यह चोर ही साधु बनकर आया था ताकि खुद भविष्य बता सके, फिर चोरी करके भाग जाए। बीरबल ने बताया कि साधु असल में एक धोखेबाज था जो पहले भी दूसरे राज्यों में यही कर चुका था। भाग 6, न्याय और पुरस्कार। अकबर क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, ऐसे धोखेबाज को बंदी गृह में डाल दो और उसके सारे झूठे ग्रंथ जला दो। बीरबल को उनकी सूझबूझ के लिए 200 स्वर्ण मुद्राएं और राजरक्षक की उपाधि दी गई। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे। भाग 7, कहानी से सीख। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, जो व्यक्ति भविष्य बताता है, वह अगर खुद अपने कर्म पर यकीन करे तो वह साधु नहीं, ठग होता है। सीख, हर चमत्कार के पीछे सच्चाई होती है, बस जरूरत होती है सोचने की। बीरबल और 4 झूठों की परीक्षा। भाग 1, दरबार में चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे। गर्मी जोरों पर थी और दरबारियों के चेहरे पसीने से तर थे। तभी एक अजनबी दरबार में दाखिल हुआ। लंबा कद, मूंछें तनी हुई, हाथ में चमकदार छड़ी और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। महाराज को मेरा नमस्कार, उसने कहा। अकबर बोले, कहो, कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम है बख्तियार। मैं दुनिया भर के झूठ पहचानने में माहिर हूँ। मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत चतुर है। मैं उसे एक परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर वो मेरे बताए गए चारों झूठों को पकड़ सका तो मानूंगा कि वह दुनिया का सबसे चतुर इंसान है, वरना दरबार से विदा ले। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल मुस्कराया और बोला, झूठ चाहे कितना भी सजा संवरा हो, वो झूठ ही रहता है। मैं तैयार हूँ। भाग 2, पहला झूठ। बख्तियार बोला, तो सुनो मेरा पहला वाक्य। कल रात मैंने चांद पर जाकर एक आदमी से गुफ्तगू की। दरबारी हंसने लगे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, ये झूठ है, क्योंकि अभी तक कोई आदमी चांद तक पहुंचा ही नहीं, और अगर तुम गए होते तो जरूर कोई निशानी लाते। बख्तियार मुस्कराया, ठीक है,
पहला झूठ पकड़ लिया। भाग 3 दूसरा झूठ। अब सुनो मेरा दूसरा वाक्य। मेरे पास एक ऐसी गाय है जो हर रोज सोने का दूध देती है। दरबारियों ने फिर से ठहाका लगाया। बीरबल ने उत्तर दिया, ये भी झूठ है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं हो सकता जो दूध में धातु पैदा करे, और अगर ऐसा होता तो तुम खुद सम्राट बन चुके होते। बख्तियार ने गर्दन झुकाई। दूसरा झूठ भी पकड़ लिया। भाग 4 तीसरा झूठ। अब तीसरा वाक्य। मैंने ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि बीरबल कभी हार नहीं सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल थोड़ा मुस्कराया। यह वाक्य आधा झूठ और आधा सच है। किताब का अस्तित्व संदिग्ध है, और यह कहना कि कोई कभी हार नहीं सकता, यह पूर्ण झूठ है। हर इंसान गलती कर सकता है, यहाँ तक कि बीरबल भी। इसलिए यह कथन भी झूठ है। बख्तियार ने दांत भींचे। 3 झूठ तुमने पकड़ लिए। भाग 5 चौथा और सबसे कठिन झूठ। अब बख्तियार का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, आज जब मैं यहाँ आया तो दरबार के मुख्य द्वार पर बीरबल ने मुझे प्रणाम किया था और मेरे सामने घुटनों के बल बैठा था। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोला, ये सरासर झूठ है, क्योंकि जब तुम आए मैं दरबार के भीतर महाराज के पास बैठा था, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता जो अहंकार से भरा हो। अकबर बोले, इसकी पुष्टि दरबार के रक्षक कर सकते हैं। रक्षक आए और बोले, महाराज, जब बख्तियार आया तब बीरबल महल के भीतर ही थे। बख्तियार झुका। आपने मेरे चारों झूठ पकड़ लिए, मैं हार मानता हूँ। भाग 6 बीरबल को सम्मान। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। हम तुम्हें सत्य विजेता की उपाधि देते हैं और 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, झूठ चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, सच के आगे वह हमेशा छोटा ही पड़ता है। भाग 7 सीख। झूठ चाहे कितने रंग में रंगा हो, उसकी असलियत तब ही सामने आती है जब सत्य की रोशनी पड़ती है। बीरबल और गूंगे गवाह की गवाही। भाग 1 सुबह की सनसनी। एक सुबह जब अकबर का दरबार लगने ही वाला था, तभी महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। 2 आदमी एक तीसरे आदमी को पकड़े हुए खींचते हुए दरबार में लाए। तीसरा व्यक्ति था गूंगा, जो बोल नहीं सकता था। पहला आदमी चिल्लाया, महाराज, इस गूंगे ने मेरी दुकान से बेशकीमती हार चुरा लिया है। दूसरे आदमी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, महाराज, ये उसी की जेब से निकला। अकबर ने गंभीरता से पूछा, पर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये जन्म से गूंगा है, उत्तर मिला। बीरबल चुपचाप सब देख रहा था। भाग 2 जांच की शुरुआत। अकबर बोले, बीरबल, अब ये काम तुम्हारे हवाले करता हूँ। पता लगाओ कि ये सचमुच चोर है या नहीं। बीरबल ने तीनों को गौर से देखा। फिर उसने गूंगे आदमी के कपड़े, जूते और चेहरा गौर से देखा। फिर दोनों गवाहों को देखा जो बार बार अपनी बात दोहरा रहे थे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, इसका निर्णय मैं केवल 1 दिन में कर दूंगा, लेकिन मुझे इन तीनों को एक ही घर में रात भर रखने की अनुमति दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। भाग 3 बीरबल की चाल। बीरबल ने तीनों को महल के पास एक कोठी में बंद करवाया, लेकिन एक गुप्त सैनिक को अंदर छुपाकर रखवा दिया। रात के समय सैनिक ने देखा कि 2 तथाकथित गवाह गूंगे को धमका रहे थे, इशारों में, गुस्से में, और जब वह रोने लगा तो उन्होंने उसकी जेब में कुछ डाल दिया। सुबह बीरबल ने कोठी की तलाशी ली और पाया, गूंगे की जेब में वही हार फिर से रखा गया है। भाग 4 बीरबल का खुलासा। अगले दिन दरबार में तीनों को पेश किया गया। बीरबल ने सबके सामने कहा, महाराज, चोरी की योजना गूंगे की नहीं थी, बल्कि इन 2 गवाहों की थी। गूंगा बेचारा तो इनके लिए मोहरा था। अकबर ने पूछा, क्या प्रमाण है? बीरबल ने गुप्त सैनिक को बुलाया। सैनिक ने रात की सारी बातें बताईं। बीरबल ने आगे कहा, गूंगा न तो बोल सकता है, नहीं चतुराई से झूठ कह सकता है।
असली चालाक लोग यही दो हैं। हार इन्हीं में से एक के पास था, लेकिन पकड़े जाने के डर से उन्होंने इसे गूंगे की जेब में डाल दिया और उसे ही दोषी बना दिया। मैंने गूंगे की आंखों में भय देखा, लेकिन अपराध नहीं। भाग 5 न्याय और इनाम। अकबर ने सच्चाई जानने के बाद उन दोनों गवाहों को कारावास की सजा दी और गूंगे को सम्मानपूर्वक 50 स्वर्ण मुद्राएं दीं। बीरबल से अकबर ने कहा, तुमने फिर से दिखा दिया कि तुम्हारी बुद्धि केवल सवालों के जवाब तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा भी करती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। भाग 6 दरबारियों की चर्चा। अगले दिन दरबार में सब बीरबल की इस न्यायपूर्ण चाल की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, हम होते तो शायद गूंगे को ही दोषी मान बैठते। बीरबल बोले, यही तो अपराधियों की असली चाल होती है। मौन लोगों को अपराधी बना दो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, पर सच्चाई वो बिना बोले भी सामने आ जाती है, अगर ध्यान से देखो। भाग 7 सीख। सच्चा न्याय वही है जो आवाजों से नहीं, आंखों और नीयत से तय हो। अकबर बीरबल कथा। बीरबल और मूर्खों की गिनती। एक अनोखी चुनौती। एक दिन सम्राट अकबर दरबार में बैठे थे और थोड़े परेशान दिख रहे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या ज्यादा है? कुछ दरबारी चुप हो गए, कुछ हंस पड़े। बीरबल मुस्कराए। अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम, बीरबल, पूरे राज्य में घूमकर मूर्खों की गिनती करो और मुझे एक सूची बनाकर दो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहांपनाह। 7 दिन में जवाब दूंगा। बीरबल की राज्य यात्रा। अगले दिन से बीरबल अपने नौकर के साथ राजधानी से बाहर निकल पड़े। हर गांव, कस्बा, चौराहे पर उन्होंने लोगों से अजीब अजीब सवाल पूछे, जैसे, क्या आप ऊंट को पेड़ पर बांध सकते हैं? क्या गधा दूध दे सकता है? क्या सूरज रात में निकलता है? जो लोग इन बातों को सच मान लेते, उन्हें बीरबल सूची में लिखते गए। 7वें दिन की गिनती। 7 दिन बाद बीरबल दरबार पहुँचे। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, कितने मूर्ख मिले? बीरबल ने एक लंबी सूची निकाली और कहा, जहांपनाह, कुल 3,76,812 मूर्ख है। पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। इतनी बड़ी संख्या, तुम पक्के हो? बीरबल बोले, जी हाँ, और 2 नाम मैंने अंत में छोड़ दिए, जिनका फैसला आप करें। अकबर ने पूछा, वो कौन है? बीरबल मुस्कराकर बोले, पहला नाम आप और दूसरा नाम मैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर नाराज हो गए। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये मजाक बर्दाश्त नहीं। बीरबल शांति से बोले, जहांपनाह, सोचिए, आप इतने बड़े सम्राट होकर एक व्यक्ति को मूर्खों की गिनती करने भेजते हैं, और मैं वो गिनती करने निकल भी गया। अगर हम दोनों मूर्ख नहीं, तो कौन है? पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर की हंसी और इनाम। अकबर जोर से हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुमने फिर अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। राज्य में मूर्खों की गिनती कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर दिन एक नया मूर्ख जन्म लेता है। अकबर बीरबल कथा। आधा आम और पूरा न्याय। दरबार में बहस। एक दिन दरबार में 2 किसान एक झगड़ा लेकर पहुँचे। दोनों बहुत गुस्से में थे। पहले किसान ने कहा, जहांपनाह, यह मेरा पड़ोसी है। इसने मेरी बगीचे की आम की सबसे अच्छी फसल चुरा ली है। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कोई आम नहीं चुराया, मैं तो अपने ही पेड़ के नीचे से आम बटोर रहा था। अकबर ने मामले को समझने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों से कहा, ठीक है, आप दोनों ही कहते हैं कि आम आपके हैं। मुझे सबूत दो। पहले किसान ने कहा, हुजूर, बगीचा मेरे घर से लगा हुआ है। दूसरा बोला, लेकिन पेड़ तो मेरे खेत के किनारे है। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने एक सिपाही को बुलाकर कहा,
इनके पास जो आम है उनमें से एक सबसे बढ़िया आम मुझे लाकर दो। सिपाही एक सुंदर, पका हुआ, बड़ा आम लाया। आम का परीक्षण। बीरबल ने वह आम हाथ में लिया और कहा, अब मैं इसका न्याय करता हूँ, लेकिन अपने तरीके से। उन्होंने आम को चाकू से बीच से काट दिया और आधा आधा दोनों किसानों को दे दिया। पहले किसान की प्रतिक्रिया। पहला किसान जोर से चिल्लाया, नहीं, नहीं, हुजूर, आम मत काटिए। अगर आप काट देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो आम मेरा ही है, लेकिन अगर कट गया तो उसका स्वाद ही चला जाएगा। मैं इसका दावा छोड़ता हूँ। दूसरे किसान की प्रतिक्रिया। दूसरा किसान चुपचाप अपनी आधी फाक ले गया और बोला, धन्यवाद बीरबल जी, आधा भी बहुत है। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, अब फैसला साफ है। असली मालिक वही है जो अपने फल के लिए मोह नहीं, उसकी रक्षा के लिए त्याग कर दे। पहला किसान ही असली मालिक है। दूसरे किसान ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में झूठ बोला था। अकबर ने की सराहना। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो सच्चाई को आम की एक फाक से खोज निकाला। यही कारण है कि तुम हमारे सबसे प्रिय मंत्री हो। सोने की ईंट और बीरबल की चतुराई। भाग एक रहस्यमय आदमी की शिकायत। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी अकबर के दरबार में आया। वह थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक थैला था। उसने कहा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास सोने की एक बेशकीमती ईंट थी। मैंने इसे सुरक्षा के लिए अपने मित्र के पास रख दी। अब वह इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ दिया है। मैं न्याय चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? वृद्ध ने कहा, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2 बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, क्या तुमने उस सोने की ईंट का कोई प्रमाण रखा? वृद्ध बोला, नहीं, मैं तो सीधा सादा आदमी हूँ। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया जिस पर आरोप था। नाम था गुलाम अली। वह सज धज कर आया और बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। कोई ईंट वींट नहीं दी गई थी। ये मुझे फंसाना चाहता है। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस केस को हल कर दूंगा। भाग 3 जादुई जंगल और नकली सपना। रात में बीरबल ने उस वृद्ध व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम कल दरबार में ये कहना कि तुम्हें एक सपना आया है, जिसमें भगवान ने कहा है कि तुम्हारी ईंट जमीन के नीचे दब गई है। फिर जो होगा उसे देखो। अगले दिन वृद्ध दरबार में आया और बोला, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा कि मेरी ईंट मेरे खेत में जमीन के नीचे दब गई है। भगवान ने मुझे खुद बताया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या सपना? गुलाम अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भाग 4 बीरबल की दूसरी चाल। अब बीरबल ने आदेश दिया, चलो, चलकर उस जगह की खुदाई करवाई जाए। अगर ईंट वहां मिली तो गुलाम अली बेगुनाह होगा। गुलाम अली अब पसीने पसीने था। वह जोर जोर से बोलने लगा, नहीं नहीं, ईंट वहां नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं ले गया था, मगर मैं लौटाने ही वाला था। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने फिर न्याय दिला दिया। भाग 5 गुलाम अली की सच्चाई। बीरबल ने कहा, झूठ बोलने वाले को सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसकी ही झूठ की दीवार उस पर गिर जाए। गुलाम अली ने कबूल किया कि उसने ईंट को बेचने की योजना बनाई थी, मगर अब वह पकड़ा गया था। अकबर ने आदेश दिया, गुलाम अली को 2 साल की जेल और सोने की ईंट को वापस किया जाए। भाग 6 चतुराई का पाठ। दरबार में सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न होते तो न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं होता। सपने को हथियार बनाना, ये तो कमाल की बात थी। बीरबल मुस्कराए और बोले,
सपने कभी कभी सिर्फ सोने की चीजें वापस लाने के लिए नहीं, सच्चाई को उजागर करने के लिए भी होते हैं। हुजूर, बीरबल और झूठ बोलने वाले 3 गवाह। भाग 1। दरबार में आया अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक किसान नामी व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। किसान रामदीन रोते हुए बोला, जहां पनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन हड़प ली है। मैंने उस जमीन पर फसल उगाई थी और इसने कहा कि वो उसकी जमीन है। अब वो सारी उपज ले गया। व्यापारी श्रीवास्तव बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो जमीन मेरी है। मेरे पास 3 गवाह हैं जो मेरी बात की पुष्टि करेंगे। अकबर थोड़े असमंजस में आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। 3 गवाह भी है, पर मुझे शक हो रहा है। भाग 2। तीनों गवाहों का बयान। बीरबल ने तीनों गवाहों को बुलाया। नाम थे हरि, जगराम और तुफैल। हरि बोला, हाँ हुजूर, मैंने श्रीवास्तव जी को कई सालों से उस जमीन पर खेती करते देखा है। जगराम बोला, मैं पड़ोसी हूँ। श्रीवास्तव ही असली मालिक है। तुफैल बोला, मैंने खुद उसके कागज देखे हैं। रामदीन झूठा है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। किसान रामदीन घबरा गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मुझे इन तीनों से बस एक छोटा सा सवाल पूछना है। उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। भाग 3। बीरबल की चाल, मिट्टी की परीक्षा। बीरबल ने हुक्म दिया, इन तीनों गवाहों को उस जमीन पर भेजा जाए और वहां से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाने को कहा जाए। तीनों गवाह जमीन पर गए और थोड़ी देर बाद मिट्टी लेकर वापस आए। बीरबल ने कहा, अब मैं इनसे पूछूंगा कि मिट्टी का रंग और गंध कैसा था। हरि बोला, मिट्टी हल्की सी पीली थी और सूखी। जगराम बोला, मुझे तो थोड़ी सी चिपचिपी और गहरी भूरे रंग की लगी। तुफैल बोला, मिट्टी तो काली थी और गीली भी नहीं थी। बीरबल जोर से हंसे। बस, अब फैसला हो गया। भाग 4। बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह, इन तीनों ने अलग अलग वर्णन दिया है, जबकि ये एक ही जमीन से मिट्टी लाकर आए हैं। इसका मतलब है कि या तो ये वहां गए ही नहीं, या जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। और जब गवाह झूठे हों, तो जिनकी ओर से वो गवाही दे रहे हैं, उनका झूठा होना तय है। किसान की आंखों में आंसू थे। हुजूर, बीरबल ने मेरी इज्जत बचा ली। भाग 5। न्याय का पलड़ा। अकबर ने व्यापारी को सख्त लहजे में कहा, तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, और वो भी गवाहों के जरिए। तुम्हें जमीन छोड़नी होगी और किसान को उपज लौटानी होगी। साथ ही तीनों गवाहों को 6 महीने की जेल दी जाए। बीरबल बोले, झूठ की नींव चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर उस पर सच की रोशनी डाली जाए तो वह ढह ही जाती है। भाग 6। दरबार में खुशी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना कागज, बिना गवाही, बिना हिंसा, सिर्फ दिमाग से यह साबित कर दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, झूठ अगर संगठित हो जाए तो भी वह सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर बीरबल की कहानी, चोरी का रहस्य और बीरबल की चतुराई। भाग 1। महल में चोरी की खबर। यह कहानी उस समय की है जब भारत के महान शासक अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। अकबर के दरबार में एक दिन अचानक हड़कंप मच गया। महल से कीमती गहने चोरी हो गए थे। सुबह की पहली किरण के साथ यह खबर पूरे महल में फैल गई। महल के लोग डर गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, यह चोरी कौन कर गया, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। कोई भी इस अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भाग 2। बीरबल का संज्ञान। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल न केवल अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, बल्कि चतुराई में भी किसी से कम नहीं थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोरी का रहस्य तुम ही सुलझाओ। हम सब तुम्हारे दिमाग पर भरोसा करते हैं।
बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा कर दिखाऊंगा। भाग 3 जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले महल के गहनों के कमरे की जांच की। उन्होंने देखा कि ताला चोरी गया है, लेकिन उसमें कोई हिंसा के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर कोई नौसिखिया नहीं था। उन्होंने महल के सभी दरवाजे, खिड़कियां और सुरंगों की भी तहकीकात की। बीरबल को लगा कि चोर ने सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। भाग 4 संदिग्धों की जांच। बीरबल ने महल के सभी नौकरों, सेवकों और अधिकारियों से पूछताछ की। तुम्हें रात में कुछ अजीब दिखा? बीरबल ने एक नौकर से पूछा। नहीं साहब, मैं तो पूरी रात सोया था, नौकर ने कहा। लेकिन बीरबल के सवालों में कुछ तो था जो छिपा हुआ था। एक एक करके वे सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगे। भाग 5 रात में छुपकर पहरा। बीरबल ने तय किया कि वह खुद चोरी के समय महल में छुपकर पहरा देंगे। वह गुप्त रूप से महल के गलियारों में छुप गए। रात के सन्नाटे में अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। एक परछाई धीरे धीरे महल के बाहर की ओर बढ़ रही थी। बीरबल ने उसकी चाल और हरकतों को ध्यान से देखा। वह परछाई बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि कोई उसे देख न पाए। भाग 6 चोर का पीछा। बीरबल ने उस परछाई का पीछा किया। वह परछाई एक गुप्त सुरंग की ओर गई, जो महल के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल ने सुरंग के पास छुपकर इंतजार किया। कुछ देर बाद वही आदमी सुरंग के बाहर निकला और उसके हाथ में गहने थे। बीरबल ने चुपचाप उसका पीछा किया। भाग 7 चोर की पहचान। बीरबल को पता चला कि वह आदमी अकबर का भरोसेमंद सलाहकार है, जो गहनों को चोरी करके बाहर बेचने की योजना बना रहा था। बीरबल ने पूरी चतुराई से योजना बनाई कि उसे पकड़ना होगा बिना कोई शक होने। भाग 8 चोर को पकड़ना। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत उस सलाहकार को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबके सामने चोर के खिलाफ सबूत रखे। अकबर ने कहा, तुमने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया है। इस जुर्म की सजा कड़ी होगी। भाग 9 न्याय। अकबर ने न्याय किया और उस चोर को सख्त सजा दी गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण महल फिर से सुरक्षित हो गया। बीरबल और 3 चालाक ठग। भाग 1 दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला सामने आया। एक व्यापारी रोते हुए अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 3 लोगों ने खुद को संत कहकर मेरे घर ठहरे और मेरा सारा धन लेकर भाग गए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? व्यापारी बोला, नहीं महाराज, वे बड़े ज्ञानी और सरल स्वभाव के लग रहे थे। मैंने उन्हें भोजन दिया, आराम कराया और उन्होंने कहा कि वे धन को आशीर्वाद देकर बढ़ा देंगे, लेकिन वे सब लेकर भाग गए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये काम तुम्हारा है। ये 3 ठग जहां भी हों, पकड़ कर लाओ। भाग 2 बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने उस व्यापारी से एक एक बात पूछी। कपड़े कैसे पहने थे? किस दिशा में गए? क्या कोई खास निशान या भाषा उन्होंने इस्तेमाल की? व्यापारी ने बताया कि एक के सिर पर चोटी थी, दूसरा हमेशा आंखें बंद रखता था और तीसरा बहुत मधुर बोलता था। बीरबल को यकीन हो गया कि ये तीनों कोई मामूली ठग नहीं, बल्कि चालाक अपराधी है। भाग 3 जाल बिछाया गया। बीरबल ने योजना बनाई। एक गांव में घोषणा करवाई गई कि शहर के प्रसिद्ध व्यापारी को ऐसे संत चाहिए जो धन को दोगुना कर सकें। उन्हें महल में सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने यह अफवाह फैलाने का कारण समझाया। अगर ये ठग अभी भी शहर में है, तो निश्चित रूप से फिर से ठगी करने के लालच में वापस लौटेंगे। भाग 4 ठगों की वापसी। जैसे ही यह बात शहर में फैली, कुछ ही दिनों में 3 साधु जैसे व्यक्ति महल के पास देखे गए। पहला हमेशा ऊंची बात करता, दूसरा आंखें बंद करके शांति का अभिनय करता और तीसरा बहुत मीठे स्वर में हर किसी से बातें करता। बीरबल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। यही थे वही ठग। भाग 5 बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने उन्हें महल में बुलाया और कहा, हमारे महाराज अकबर आपके बहुत बड़े भक्त हैं।
कृपया हमें धन को आशीर्वाद देकर दोगुना करना सिखाएं। तीनों ठगों ने कहा, हमें एकांत चाहिए, घी, दूध, चंदन और सोने के सिक्के। बीरबल मुस्कराए और बोला, आपको सब मिलेगा, हम आपको पूरा कमरा देंगे। भाग 6 रंगे हाथों पकड़ना। बीरबल ने योजना बनाई, एक गुप्त सुरंग बनवाई जो उस कमरे से जुड़ी थी जहां ठगों को ठहराया गया। जैसे ही रात हुई, ठगों ने सोने के बक्से को खोलना शुरू किया और उन्हें अपने झोले में भरने लगे। बीरबल चुपचाप उस सुरंग से निकलकर अपने सिपाहियों के साथ भीतर घुस गए। तीनों ठग रंगे हाथों पकड़े गए। भाग 7 दरबार में न्याय। अगले दिन तीनों ठगों को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल को भी ठगने की? तीनों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम ऐसे ढोंगियों को सबक नहीं सिखाएंगे तो आम जनता हमेशा उनके जाल में फंसी रहेगी। अकबर ने तीनों को कठोर सजा दी और बीरबल की चतुराई की फिर एक बार प्रशंसा की। भाग 8 अंत और शिक्षा। उस दिन के बाद कोई भी अपने धन को दोगुना कराने के चक्कर में किसी ढोंगी के पास नहीं गया। बीरबल ने सबको सिखाया कि अंधविश्वास में पड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। बीरबल की सूझबूझ ने बचा लिया एक निर्दोष को। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल की कहानियां हर उम्र के लोगों को आज भी उतनी ही प्रिय है जितनी उस जमाने में थीं। बीरबल की बुद्धिमानी, तर्कशक्ति और विनोद प्रियता ने न सिर्फ अकबर को हंसाया बल्कि राज्य की कई समस्याएं भी सुलझाईं। आज हम आपको एक ऐसी ही लंबी, दिलचस्प और नैतिकता से भरपूर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको शुरू से अंत तक बांध कर रखेगी। अध्याय 1 दिल्ली दरबार में हंगामा। सूरज अपनी पहली किरणों से लाल किले को सुनहरा रंग दे रहा था। सम्राट अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे थे। राज दरबार सजा हुआ था और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक व्यापारी रोते बिलखते दरबार में आया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, कहो, क्या बात है? व्यापारी ने बताया, महाराज, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर रमजान को 10 सोने की मुद्राएं दी थीं ताकि वो पास के गांव से सामान ला सके, लेकिन न तो वह लौटा, नहीं सोने की मुद्राएं वापस मिलीं। मुझे लगता है वह भाग गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रमजान को ढूंढ कर दरबार में पेश करो। अध्याय 2 बीरबल की शंका। रमजान को अगले दिन दरबार में लाया गया। वह बहुत घबराया हुआ था। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, रमजान, क्या तुमने व्यापारी के 10 सोने के सिक्के चुराए हैं? रमजान कांपता हुआ बोला, नहीं हुजूर, मैंने पैसे लिए थे और गांव जा ही रहा था जब रास्ते में लुटेरों ने मुझ पर हमला किया और सब लूट लिया। मैं डर के मारे वापस नहीं आ सका। व्यापारी चिल्लाया, झूठ, यह बहाना बना रहा है। अकबर उलझन में थे। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या मुझे इस मामले की जांच करने की अनुमति है? अकबर ने कहा, बीरबल, हम सब जानते हैं कि तुम इस तरह के मामलों में कैसे न्याय करते हो। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अध्याय 3 बीरबल की छानबीन। बीरबल रमजान के गांव गया, वहां के लोगों से बात की। पता चला कि रमजान एक ईमानदार और नेकदिल व्यक्ति है। वह अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता था। फिर बीरबल लुटेरे वाले रास्ते पर गया, लेकिन वहां कोई हिंसा का निशान नहीं था। यह बात अजीब थी। जब वह लौटने लगा, तभी उसे गांव के एक बच्चे ने बताया, रमजान चाचा उस दिन बहुत घबराए हुए थे। वो किसी अमीर आदमी से मिलकर लौटे थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। अध्याय 4 चालाकी का जाल। दरबार में बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, महाराज, मैंने चोर को पकड़ लिया है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एक नाटक रचना होगा। अकबर बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। बीरबल ने व्यापारी को बुलाकर कहा, हम रमजान को एक आखिरी मौका देंगे। अगर वह निर्दोष है तो एक विशेष परीक्षा पास कर लेगा। सभी दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा मंगवाया, जिसमें वे पानी भरवाते गए
और कहा, इस घड़े में एक जादुई पेड़ का बीज है। यदि रमजान निर्दोष है तो यह रात भर में फूल देगा। सबने हंसते हुए कहा, कैसी मजाक की बात है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस घड़े को रमजान, व्यापारी और 3 गवाहों के साथ एक कमरे में रखा जाएगा। यदि कोई दोषी है तो वह डरेगा और कुछ न कुछ कर बैठेगा। अध्याय 5। आधी रात का रहस्य। रात हुई। सभी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह जब बीरबल ने दरवाजा खोला तो घड़े में कोई फूल नहीं था। सभी ने कहा, देखो, रमजान झूठा है। लेकिन बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। उसने सबके हाथों की जांच की। रमजान के हाथ गीले नहीं थे, लेकिन व्यापारी के हाथ पूरी तरह गीले थे। बीरबल ने कहा, व्यापारी ने रात में डर के मारे घड़े में हाथ डालकर देखा कि कहीं फूल तो नहीं निकल आए। असली चोर वही है। व्यापारी चिल्लाया, महाराज, यह झूठ है। बीरबल बोला, तुमने रमजान को फंसाने की साजिश रची ताकि तुम उसका वेतन बचा सको। रमजान को न केवल बरी किया जाए, बल्कि उसे इनाम भी दिया जाए। अध्याय 6। न्याय का उत्सव। अकबर बीरबल की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न होते तो एक निर्दोष को सजा मिल जाती। तुम्हारे जैसी बुद्धिमानी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। रमजान की आंखों में आंसू थे। वह बोला, महाराज, मुझे अब न्याय पर पूरा भरोसा है। बीरबल जैसे दरबारी हर राजा को मिले। अकबर ने व्यापारी को 1 महीने के लिए कारावास की सजा दी और उसकी सारी संपत्ति गरीबों में बांटने का आदेश दिया। अध्याय 7। कहानी की शिक्षा। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। बीरबल जैसे ईमानदार और बुद्धिमान लोग ही समाज को न्याय दिला सकते हैं। बीरबल की बुद्धि का अगला इम्तिहान। कहानी का विस्तार। अध्याय 8। व्यापारी की साजिश गहराई तक। जब व्यापारी को कारावास की सजा हुई तो दरबार शांत हो गया, लेकिन बीरबल को कहीं न कहीं शक था कि यह व्यापारी अकेले इस साजिश में शामिल नहीं था। उसके चेहरे पर उस समय जो भय था, वह किसी और बात की ओर इशारा कर रहा था। रात को बीरबल ने रमजान को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या व्यापारी ने पहले भी कभी तुम पर इल्जाम लगाया था? रमजान ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हुजूर, कुछ महीने पहले भी उसने मुझे चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन सबूत नहीं थे। मैंने नौकरी छोड़ने की बात भी सोची थी, पर मुझे अपने परिवार का पेट पालना था। बीरबल ने ठान लिया कि वह इस साजिश के पीछे के असली दिमाग को भी सामने लाएगा। अध्याय 9। छुपा हुआ चेहरा। दरबार का दरबारी। बीरबल ने व्यापारी के पुराने लेनदेन की सूची मंगाई। उसने देखा कि व्यापारी अक्सर एक विशेष दरबारी के साथ व्यापार करता था। नाम था शेख जाफर। शेख जाफर अकबर के खजाने के लेखा जोखा संभालने वाले गिने चुने दरबारियों में से एक था और बाहर से बेहद ईमानदार दिखता था। लेकिन बीरबल की नज़रों से कोई भी झूठ छुपा नहीं रह सकता। बीरबल ने धीरे धीरे कई व्यापारियों से गुप्त रूप से पूछताछ शुरू की। सभी का एक ही जवाब था, शेख जाफर के आदेश के बिना कोई बड़ा व्यापार नहीं हो सकता। अब बीरबल को यकीन हो चला था कि व्यापारी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था, जो दरबार के भीतर से ही नियंत्रित हो रहा था। अध्याय 10। बीरबल का गुप्त जाल। बीरबल ने शेख जाफर को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। उसने खुद एक नकली व्यापारी बनकर जाफर के पास पहुंचा। हुजूर, मैं दक्षिण से आया व्यापारी हूँ। मैं अपना व्यापार दिल्ली में फैलाना चाहता हूँ। अगर आप कृपा करें तो कुछ आदेशों में मेरा नाम भी जोड़ दें। शेख जाफर ने कहा, मगर इसकी कीमत होगी। बीरबल ने कहा, मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। जाफर मुस्कराया और बोला, कल रात मेरे नौकर को कोठी नंबर 6 पर भेज देना, काम हो जाएगा। बीरबल को उसकी चाल पकड़ने का मौका मिल चुका था। अध्याय 11। अकबर का गुप्त आदेश। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब मुझे पूरा विश्वास है कि व्यापारी की साजिश में आपके ही एक दरबारी शामिल हैं, पर मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। अकबर बोले, बीरबल, तुम जो भी चाहो
पूरा दरबार तुम्हारे साथ है। अगली रात बीरबल ने रमजान और कुछ सैनिकों को कोठी नंबर 6 पर तैनात कर दिया। जैसे ही शेख जाफर का आदमी वहां पहुंचा और सोने की थैली ली, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सारे सबूत लेकर बीरबल अगली सुबह दरबार में पहुंचा। अध्याय 12। दरबार में पर्दाफाश। बीरबल ने अकबर को सारी बातें विस्तार से बताईं और कहा, महाराज, यह व्यापारी सिर्फ एक मोहरा था। असली खलनायक तो शेख जाफर है, जिसने सत्ता का दुरुपयोग कर व्यापारियों से रिश्वत ली और निर्दोष लोगों को फंसाया। रमजान तो केवल बहाना था। अकबर ने गुस्से से पूछा, शेख जाफर, क्या ये सच है? शेख जाफर पहले चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मैं मजबूर था। मेरे ऊपर बहुत कर्ज था। मैं। अकबर गरजते हुए बोले, शर्म करो। तुमने न सिर्फ लोगों को लूटा, बल्कि अपने पद की गरिमा को भी कलंकित किया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि शेख जाफर की सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। अध्याय 13। बीरबल की विनम्रता। जब सब दरबार में बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे, तब उन्होंने झुककर कहा, महाराज, न्याय वही है जो हर पीड़ित को सुना जाए और हर दोषी को सजा मिले, चाहे वह दरबारी हो या व्यापारी। मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे सलाहकार हर बादशाह का सपना होता है। आज फिर तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और सत्य की राह सबसे महान है। अध्याय 14। रमजान का नया जीवन। अकबर ने रमजान को दिल्ली शहर में एक सरकारी पद देने का आदेश दिया, ताकि वह ईमानदारी से जीवन जी सके। रमजान ने बीरबल से कहा, आपने मेरे जीवन की रक्षा की, मेरे आत्मसम्मान को वापस लौटाया। बीरबल ने कहा, रमजान, जब तक लोग सत्य बोलते रहेंगे, कोई बीरबल उन्हें बचाने जरूर आएगा। अध्याय 15। कहानी से शिक्षा। एक सच्चाई चाहे जितनी दबाई जाए, बाहर जरूर आती है। 2 बुद्धिमान व्यक्ति केवल बुद्धि नहीं, बल्कि संवेदना से भी सोचता है। 3 शासन तभी सफल होता है जब उसमें न्यायप्रियता हो। 4 कभी भी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5 दरबारी का पद केवल शान का नहीं, उत्तरदायित्व का प्रतीक होता है। अध्याय 16। दरबार में खलबली। जाफर की सच्चाई अधूरी थी। बीरबल को रात में एक गुप्त संदेश मिला, शेख जाफर अकेला नहीं था, कोई और बड़ा नाम छुपा है। बीरबल चौंक गया। क्या जाफर केवल मोहरा था? क्या इसके पीछे कोई और दरबारी या कोई राजसी व्यक्ति था? सुबह दरबार लगा। बीरबल ने शेख जाफर को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, जाफर, अगर सच न बोला तो तुम्हारी सजा उम्र कैद नहीं, फांसी होगी। जाफर कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं अकेला नहीं था। रईस खान, सेनापति का पुत्र, इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। बीरबल अब समझ चुका था, यह सिर्फ व्यापार या घोटाले का मामला नहीं था, बल्कि राजमहल के अंदर की सत्ता और प्रभाव की लड़ाई थी। अध्याय 17। रईस खान अकबर का दुलारा। रईस खान, सेनापति हमीद खां का इकलौता बेटा था। वह अकबर की सेना में शामिल था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपसे बिना छिपाए बताना चाहता हूं कि रईस खान पर गंभीर आरोप है। अगर आप इजाजत दे तो मैं उससे दरबार में सवाल करना चाहूंगा। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अगर रईस दोषी है, तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वह मेरा नहीं, इस सल्तनत का बेटा है। अध्याय 18। रईस खान का घमंड। दरबार में रईस खान बुलाया गया। बीरबल ने उसके सामने साक्ष्य रखे, जाफर की लिखावट, दस्तखत और व्यापारी के बयान। रईस खान मुस्कराया और बोला, तो क्या आप मुझे एक मामूली व्यापारी और उस बुरे रमजान की गवाही पर दोषी ठहराएंगे? बीरबल बोला, नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी जुबान और तुम्हारे अपराधों से दोषी ठहराएंगे। बीरबल ने रमजान को दरबार में लाकर रईस खान से सीधा सवाल करवाया। रईस खान की आंखें रमजान को देखकर सख्त हो गईं। रमजान ने कहा, तूने मुझसे कहा था कि अगर मैं व्यापारी की चोरी कबूल कर लूं, तो मेरी बेटी की शादी में मदद करोगे। अब कोई बचाव नहीं था। रईस खान के चेहरे से घमंड उतर गया।
अध्याय 19। अकबर का सबसे कठिन फैसला। अकबर को निर्णय लेना था, क्या वह सेनापति के बेटे को दंड देगा या अपनी सत्ता को खतरे में डाले बिना सब शांत करेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राजा के पुत्र हों या सेनापति के, अगर वे अन्याय करें तो उन्हें जनता से कठोर सजा मिलनी चाहिए। रईस खान को जेल भेजा जाए और अदालत में मुकदमा चले। पूरा दरबार स्तब्ध था। यह अकबर के न्याय और बीरबल की सत्यनिष्ठा की जीत थी। अध्याय 20। बीरबल की अंतिम सीख। जब दरबार समाप्त हुआ, बीरबल अकबर से बोले, महाराज, हर अन्याय की जड़ में लालच, अहंकार या भय होता है। अगर हम शासन में इन तीनों को खत्म कर सकें, तो सल्तनत की नींव अटूट होगी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, जब तक तुम जैसे लोग मेरे साथ हैं, सल्तनत को कोई झुका नहीं सकता। अंतिम अध्याय। बीरबल का सपना। रात को बीरबल अपने आंगन में बैठे थे। रमजान उनके सामने आया। अब नया अधिकारी बन चुका था। रमजान ने कहा, हुजूर, आप नहीं होते तो मैं अब तक मिट चुका होता। बीरबल बोले, रमजान, हर इंसान के भीतर एक बीरबल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे आवाज देते हैं और कुछ डर के मारे चुप हो जाते हैं। उस रात बीरबल ने सपना देखा। एक गांव जहां हर व्यक्ति न्यायप्रिय था, कोई झूठा नहीं, कोई डरपोक नहीं। वहां ना राजा था, ना मंत्री, बस लोग और उनका विश्वास। अकबर का सपना। बादशाह अकबर को एक रात बहुत ही विचित्र सपना आता है। उन्होंने सपना देखा कि उनका पूरा राज्य सोने में तब्दील हो गया है। महल, सड़कें, पेड़, लोग, यहाँ तक कि खुद बादशाह अकबर भी सोने के हो गए हैं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ जलकर राख में बदल जाता है। अकबर इस सपने से बहुत डर जाते हैं और तुरंत जाग जाते हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह अकबर इस सपने के बारे में सोचने लगते हैं। वह समझ नहीं पाते कि इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने अपने दरबार में सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और मंत्रियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। अकबर ने कहा, मैंने देखा कि मेरा पूरा राज्य सोने का बन गया, लेकिन कुछ ही देर में सब जलकर राख हो गया। यह सपना बहुत अजीब और डरावना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी इस सपने का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। कुछ विद्वानों ने इसे शुभ संकेत बताया, तो कुछ ने इसे अशुभ घटना की भविष्यवाणी कहा। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की चतुराई। जब बीरबल दरबार में आए, तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी सही व्याख्या करो। बीरबल ने ध्यान से पूरा सपना सुना और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराए। अकबर उनकी मुस्कान देखकर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह सपना डरावना था। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं इस सपने का अर्थ समझ गया हूं। अकबर उत्सुक होकर बोले, अच्छा, तो बताओ, इसका क्या मतलब है? बीरबल बोले, महाराज, यह सपना बताता है कि आपकी महानता और पराक्रम के कारण आपका राज्य बहुत समृद्ध होगा। सोने में बदलने का अर्थ यही है कि आपकी प्रजा सुखी होगी और आपका साम्राज्य अत्यधिक संपन्न बनेगा। लेकिन यह जो सब कुछ जलकर राख हो गया, इसका अर्थ यह है कि अगर आप अहंकार और लालच में आ गए, तो यह सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने घमंड से बचकर रहना होगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, जहांपनाह। एक राजा को हमेशा विनम्र, न्यायप्रिय और उदार होना चाहिए। यदि राजा अहंकारी हो जाए और अपनी प्रजा की परवाह न करे, तो उसका साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच इस सपने का रहस्य समझ लिया। मैं हमेशा तुम्हारी इस सीख को याद रखूंगा। दरबार में चर्चा। अकबर ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, देखो,
बीरबल ने कितनी बुद्धिमानी से मेरे सपने की व्याख्या की है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड और लालच से बचना चाहिए। मंत्रियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, जहांपनाह, बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। हमें भी उनकी इस सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके बाद अकबर ने एक घोषणा की कि सभी दरबारी और मंत्री हमेशा प्रजा के हित में काम करेंगे और कभी भी घमंड नहीं करेंगे। सीख और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपत्ति और ऐश्वर्य का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लालच और अहंकार में डूब जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अहंकार और लालच से बचना चाहिए। विनम्रता और न्यायप्रियता एक अच्छे शासक की पहचान होती है। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से आती है। सही समय पर सही सलाह देने वाला मित्र बहुत मूल्यवान होता है। अकबर ने यह सपना क्यों देखा था? शायद यह भगवान का संकेत था कि उन्हें अपने राज्य की भलाई के लिए सच्चे मन से कार्य करना चाहिए। बीरबल की चतुराई से अकबर को क्या समझ में आया? उन्हें यह समझ आया कि सोने की महिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता की भलाई और राज्य की स्थिरता। बीरबल ने अकबर के सपने की व्याख्या कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी अकबर के मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह सोच रहे थे कि क्या यह सपना केवल एक चेतावनी थी या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी व्याख्या से मैं संतुष्ट तो हूँ, लेकिन मेरा मन कहता है कि इस सपने के पीछे कुछ और भी रहस्य छिपा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी गहराई से जांच करो और पता लगाओ कि कहीं यह कोई संकेत तो नहीं। बीरबल समझ गए कि बादशाह इस सपने को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने वचन दिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक पहुंचेंगे। सपने का नया रहस्य। उस रात जब अकबर फिर से सोए तो उन्हें वही सपना दोबारा आया। इस बार उन्होंने देखा कि जब उनका राज्य सोने में बदल रहा था तो एक छाया धीरे धीरे पूरे महल को घेरने लगी। वह छाया बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अचानक अकबर ने देखा कि छाया एक विशाल आकृति में बदल गई और बोलने लगी, अकबर, तुम्हारा साम्राज्य स्वर्णिम होगा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे राज्य में विश्वासघात होने वाला है। अकबर घबरा गए और उठ बैठे। वह पसीने से लथपथ थे। यह सपना अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। सुबह होते ही उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह सपना केवल एक चेतावनी नहीं है। यह कोई संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और सभी दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। रहस्यमय जासूस। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली। उनके एक भरोसेमंद जासूस ने बताया कि राज्य के भीतर ही कोई शख्स गुप्त रूप से दुश्मनों से मिला हुआ है और कोई बड़ी साजिश रच रहा है। बीरबल ने अकबर को यह खबर दी और कहा, जहांपनाह, हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो षड्यंत्रकारी सतर्क हो सकता है। अकबर ने हामी भरी और कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सुझाव दिया कि वे दरबार में एक नकली फरमान जारी करेंगे जिसमें घोषणा की जाएगी कि अकबर अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। इससे षड्यंत्रकारी अपनी असली पहचान उजागर कर देगा। दरबार में खेला गया जाल। दरबार में यह घोषणा होते ही हलचल मच गई। सभी दरबारी हैरान थे और जानने को उत्सुक थे कि वह कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसे अकबर उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। उसी रात बीरबल ने अपने जासूसों को छुपकर सभी दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ घंटों बाद एक संदिग्ध व्यक्ति चुपके से महल से बाहर निकला और एक अंधेरी गली में चला गया। बीरबल के जासूस उसका पीछा कर रहे थे। जब वह व्यक्ति एक सुनसान जगह पहुंचा तो उसने कुछ अन्य लोगों से मुलाकात की और कहा,
अब हमें जल्दी करनी होगी। अगर अकबर ने उत्तराधिकारी चुन लिया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जासूसों ने तुरंत यह खबर बीरबल को दी। अध्याय 4 षड्यंत्र का पर्दाफाश। बीरबल ने पूरी योजना बना ली थी। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह अपने राज्य के सबसे वफादार मंत्री को बुलाना चाहते हैं। जब दरबार लगा तो बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, हमें एक बड़ी साजिश का पता चला है और षड्यंत्रकारी अभी यहीं मौजूद है। दरबार में सभी चौंक गए। तभी महल के सैनिकों ने उस संदिग्ध दरबारी को पकड़कर दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? दरबारी कांप उठा और घुटनों के बल गिरकर बोला, जहांपनाह, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में पड़ गया था। दुश्मनों ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। अकबर ने आदेश दिया कि उस दरबारी को आजीवन कारावास में डाल दिया जाए और उसके सभी साथियों को पकड़कर दंडित किया जाए। अध्याय 5 अकबर की सीख। अब अकबर को अपने सपने का असली अर्थ समझ में आ गया था। सोने का राज्य केवल भौतिक संपन्नता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उनके विश्वास, न्याय और सद्भाव का संकेत था। लेकिन अगर वे सतर्क नहीं रहते तो यह सब नष्ट हो सकता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दीं। अगर मैं तुम्हारी बुद्धिमानी पर भरोसा नहीं करता तो यह षड्यंत्र कभी उजागर नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक राजा को हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, वे कभी कभी हमें सचेत भी करते हैं। अकबर ने इस घटना के बाद अपने शासन को और मजबूत किया और हमेशा सतर्क रहने का निर्णय लिया। अध्याय 6 निष्कर्ष और सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. सपने कभी कभी हमें आने वाले खतरों के प्रति सचेत करते हैं। 2. एक राजा या नेता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ साजिशें हो सकती है। 3. सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में सही सलाह दे। 4. घमंड और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अकबर को अब अपने सपने का पूरा अर्थ समझ में आ चुका था। यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, जो उन्होंने बीरबल की मदद से सफलतापूर्वक पास कर ली। अकबर को अब अपने सपने का पूरा अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने बीरबल की सहायता से षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन क्या संकट यहीं समाप्त हो गया था? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। राज्य में कुछ अनजान ताकतें अभी भी सक्रिय थीं, और अकबर का सपना अभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था। क्या यह सपना केवल एक साजिश का संकेत था, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? आइए इस रोमांचक कहानी को और विस्तार से जानते हैं। अध्याय 1 एक और सपना। षड्यंत्रकारियों को सजा देने के कुछ दिनों बाद अकबर को फिर से एक सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि उनका पूरा राज्य एक विशाल जलप्रलय में डूब रहा है। ऊंचे महल, सोने से चमचमाती इमारतें और हरे भरे बाग और पानी में समा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दूर एक पहाड़ी पर बीरबल खड़े हैं और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वह अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहे थे, मानो कुछ समझाना चाह रहे हों। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी और पूरा दृश्य धुंधला हो गया। अकबर घबराकर उठ बैठे। यह सपना पहले से भी अधिक अजीब और डरावना था। अगली सुबह उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूरा सपना सुनाया। अकबर, बीरबल, पिछली बार भी मेरा सपना एक संकेत था। इस बार भी मैं चिंतित हूँ। क्या यह कोई नई चेतावनी है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जल प्रलय का अर्थ विनाश हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक हो। यह सपना कह रहा है कि आपके राज्य में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अकबर, लेकिन बीरबल, तुम सपने में मुस्कुरा क्यों रहे थे? यह बात मुझे और अधिक हैरान कर रही है। बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, शायद इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस कठिनाई का समाधान मेरे पास है और हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अध्याय 2 राज्य में अजीब घटनाएं। उस दिन के बाद
अकबर के साम्राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। 1. नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। 2. राज्य के कुछ हिस्सों में भूकंप आने लगे। 3. कई गांवों में अनजान बीमारियां फैलने लगीं। 4. राजमहल के पास कुछ रहस्यमयी लोग देखे गए, जो रात के अंधेरे में गायब हो जाते थे। अकबर को यह देखकर चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया और बीरबल को मामले की जांच करने के लिए कहा। अध्याय 3 रहस्यमयी संत का आगमन। इसी दौरान महल के द्वार पर एक वृद्ध संत पहुँचे। वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने महल के रक्षकों से कहा, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। मैं उनके सपने का रहस्य जानता हूँ। यह सुनते ही पहरेदारों ने अकबर को सूचना दी। अकबर ने उन्हें तुरंत दरबार में बुलवाया। संत ने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, आपका सपना केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है। आपके राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, और केवल एक व्यक्ति इसे रोक सकता है। वह व्यक्ति बीरबल है। अकबर और पूरा दरबार चौंक गया। अकबर, लेकिन यह संकट क्या है, और बीरबल इसे कैसे रोक सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, एक गुप्त समूह आपके राज्य की बर्बादी की योजना बना रहा है। उन्होंने नदियों का प्रवाह बदलने की साजिश रची है, ताकि पूरा राज्य जलप्रलय में डूब जाए। अगर उन्हें नहीं रोका गया, तो आपकी प्रजा विनाश का सामना करेगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें जल्द ही इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ना होगा। अध्याय 4 साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ जासूसों को साधु के वेश में भेजा और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात कर दिया। कुछ ही दिनों में एक खबर मिली कि कुछ रहस्यमयी लोग राज्य के पहाड़ी इलाकों में देखे गए हैं, जहां से नदियों का बहाव नियंत्रित किया जा सकता है। बीरबल ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। राज्य की सेना के साथ बीरबल और अकबर छिपकर उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहाड़ों में सुरंगें बना रहे थे, ताकि नदियों का पानी एक ही दिशा में मुड़कर पूरे राज्य में बाढ़ ला सके। बीरबल ने अपनी सेना को संकेत दिया और सभी षड्यंत्रकारियों को घेर कर पकड़ लिया। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे दुश्मन राज्य के गुप्त एजेंट थे, जिन्हें अकबर के साम्राज्य को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। अध्याय 5 अकबर की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने समझा कि उनका सपना केवल एक कल्पना नहीं था, यह एक चेतावनी थी, जो उन्हें समय पर मिल गई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम नहीं होते, तो यह संकट हमारे राज्य को नष्ट कर सकता था। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने हमें एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ईश्वर हमेशा संकेत भेजता है। हमें केवल उन्हें समझने की जरूरत होती है। इसके बाद अकबर ने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया और जल प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाया, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की साजिश न रच सके। अध्याय 6 निष्कर्ष और सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1. सपने कभी कभी आने वाले संकटों के संकेत हो सकते हैं। 2. एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा सतर्क रहे। 3. बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से किसी भी बड़े संकट को टाला जा सकता है। 4. सच्चे मित्र और सलाहकार सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देती है। क्या अकबर के सपने अब खत्म हो गए थे? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय थी, अब अकबर पहले से भी ज्यादा सतर्क और समझदार शासक बन चुके थे। अंतिम शब्द। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और संकट को टाल दिया और साबित किया कि सही समय पर सही निर्णय ही एक शासक की असली ताकत होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमेशा सतर्क रहें, सही लोगों पर भरोसा करें और हर संकेत को समझने की कोशिश करें। अगली बार अगर आपको भी कोई अजीब सपना आए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, शायद उसमें कोई छिपा हुआ संदेश हो। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की परीक्षा। भाग 1 शुरुआत का भ्रम।
मुगल दरबार हमेशा ही चहल पहल से भरा रहता था। अकबर महान राजा थे, पर उन्हें एक चीज हमेशा परेशान करती थी, क्या उनके दरबार के लोग वाकई ईमानदार और बुद्धिमान हैं? और क्या बीरबल हर बार सही साबित हो सकता है? एक दिन अकबर ने निश्चय किया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी की अंतिम परीक्षा लेंगे। उन्होंने सोचा, अब की बार ऐसी चुनौती दूंगा कि बीरबल भी उलझ जाए। अगली सुबह जब दरबार सजा, अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास कुछ ऐसा लाओ जो न दिखाई देता है, न सूंघा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन सब महसूस करते हैं। पूरा दरबार सन्न। सबको लगा अब की बार बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, कल सुबह आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। भाग 2, उत्तर की खोज। बीरबल सोच में पड़ गया। वह रात भर जागता रहा, कभी किताबें पलटता, कभी आकाश की ओर देखता, कभी आंखें मूंदकर मनन करता। अंत में उसने अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई, उसे उत्तर मिल गया था। सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ लाए नहीं? बीरबल बोला, हुजूर, मैं वह चीज आपके सामने पेश करता हूं जो न दिखाई देती है, न सूंघी जा सकती है, न छुई जा सकती है, लेकिन हर प्राणी उसे महसूस करता है, वो है हवा। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कराए, लेकिन उनके मन में अब और बड़ी चुनौती आई। भाग 3, 3 चालाक चोर। उसी दिन 3 चालाक चोर राजधानी में पकड़े गए। कहा जाता था कि उन्होंने एक सेठ के यहां से हजारों अशर्फियां चुराईं, लेकिन तलाशी लेने पर उनके पास कुछ न मिला। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो इन चोरों से सच उगलवाओ। बीरबल ने तीनों को एक एक करके अलग कमरे में रखा और 3 कटोरे दूध के मंगवाए। हर कटोरे में बीरबल ने एक चुटकी नमक मिलाया और चोरों को कहा, इसे पी लो, यह सच्चाई का दूध है। जो झूठ बोलेगा, उसके शरीर में आग लगेगी। तीनों चोर डर गए। पहले ने दूध पिया और कांपने लगा। दूसरे ने पीते ही उल्टी कर दी। तीसरे ने मुंह लगाया ही नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, ये तीसरा सबसे बड़ा चोर है। बाकी 2 उसके साथी है। अकबर चौंके, कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जो सबसे डरता है, वही सबसे बड़ा दोषी होता है। तीसरा झूठ बोलने से इतना डर गया कि दूध पिया ही नहीं। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम हर बार मेरी उम्मीद से बढ़कर निकलते हो। भाग 4, बीरबल की गायब दौलत। एक दिन बीरबल किसी गांव से लौटते समय लुट गया। सारे सैनिक पीछे रह गए और बीरबल अकेला था। अकबर ने कहा, तुम तो बहुत चतुर हो, तुम्हारी सुरक्षा कैसे टूटी? बीरबल बोला, हुजूर, मैं जानबूझकर अकेला गया। मुझे शक था कि लुटेरे दरबार के ही है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने योजना बनाई। उसने अगले दिन दरबार में घोषणा करवा दी कि उस पर हमला करने वाले का एक बेशकीमती हीरा छूट गया है। जो दरबार में आएगा और सही पहचान बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। 3 दरबारी उसी रात चोरी छुपे मिलने आए। बीरबल ने उन्हें पकड़वा दिया और अकबर से बोला, हुजूर, ये रहे असली लुटेरे, आपके ही विश्वासपात्र। अकबर ने सिर झुका लिया और बीरबल को गले लगा लिया। भाग 5, बीरबल की अंतिम परीक्षा। अब अकबर को लगने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी सीमा में नहीं आती। पर उन्होंने एक आखिरी चाल सोची। एक रात अकबर ने बीरबल को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन में ऐसी जगह से लौटकर आओ जहां कोई इंसान नहीं गया हो, और वहां से कोई ऐसी चीज लाओ जो इस दुनिया में नहीं मिलती। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। 7 दिन बीत गए और सभी को लगा बीरबल लौटेगा नहीं। लेकिन 8वें दिन बीरबल लौटा, सिर झुकाए, हाथ में एक मिट्टी का दीपक और एक सफेद कपड़ा। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल बोला, मैं स्वर्ग की ओर गया, वहां से शांति लेकर आया हूं,
जो मैंने इस दीपक के प्रकाश और इस कपड़े की सफेदी में बंद कर दी है। जो भी इसे देखेगा उसे अंदर से शांति का अनुभव होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे, बीरबल के पास आए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी मेरे राज्य की सबसे बड़ी दौलत है। तुम हमेशा मेरे सबसे प्रिय सलाहकार रहोगे। बीरबल और रहस्यमय मूक गवाह। भाग 1 चुप रहने वाली गवाही। एक दिन दरबार में एक विचित्र मामला आया। एक धनवान व्यापारी दरबार में चीखता हुआ आया और बोला, हुजूर, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी मेरे पड़ोसी सेठ हरनाम ने की है। सेठ हरनाम को बुलाया गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने सख्ती से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये झूठ बोल रहा है। अकबर उलझन में पड़ गए। कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं। अकबर बोले, बीरबल, अब यह केस तुम्हारे हवाले है। इस बार फैसला तुम्हें करना है। लेकिन याद रखना, अगर एक निर्दोष को सजा हुई तो जनता का विश्वास हिल जाएगा। बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मुझे एक रात का समय दें। कल तक सच सामने होगा। भाग 2 मूक गवाह की योजना। रात को बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उसने दोनों व्यापारियों को एक पुरानी हवेली में बुलाया और बोला, यहाँ इस कमरे में एक मूक गवाह है। ये बोल नहीं सकता, पर जो भी चोरी करता है उसकी पहचान कर सकता है। दोनों व्यापारी डर गए। बीरबल ने कमरे में उन्हें अलग अलग रखा और उन्हें कहा, आप दोनों को अकेले इस कमरे में 5 मिनट बिताना है। जो निर्दोष होगा उसे कोई नुकसान नहीं होगा, पर जो दोषी होगा उसे यह मूक गवाह पहचान लेगा। बीरबल ने कुछ खास नहीं किया, बस कमरे में एक काली स्याही से लिपटी मूर्ति रखी थी। दोनों व्यापारी अंदर गए और फिर बाहर आए। बीरबल ने कहा, अब मैं उस गवाह से नहीं, तुम्हारी अंगुलियों से पूछूंगा। वह हरनाम की अंगुलियां देखने लगा। वे काली थीं, क्योंकि उसने डर के मारे मूर्ति को छुआ था। बीरबल हंसा, चोर हमेशा अपने डर से खुद को फंसाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक मूक मूर्ति भी तुम्हारे लिए गवाही दे गई। भाग 3 खोया हुआ ताज। अकबर के ताज का एक कीमती मोती अचानक महल से गायब हो गया। महल के सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने आदेश दिया, इस बार जो भी चोर होगा उसकी सजा मौत होगी। बीरबल, एक बार फिर तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा है। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया, रसोई के बावर्ची से लेकर रक्षकों तक। उसने सबको एक एक मिट्टी का बर्तन दिया और कहा, हर कोई इस बर्तन को लेकर रात भर अपने कमरे में रखे और सुबह मेरे पास लाए। अगर किसी के बर्तन में दरार पड़ी तो वही चोर होगा। लोग हैरान थे, पर आदेश था। अगले दिन सुबह बीरबल ने बर्तन देखे। एक बर्तन में हल्की दरार थी। चोर पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, तूने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने हर बर्तन में थोड़ी सी पिघली सीसा डाल दी थी। अगर किसी ने बर्तन गर्म किया होगा तो दरार पड़ी होगी। और चोर हमेशा सबूत मिटाने की कोशिश करता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे, बीरबल, तुम तो जासूसों से भी 2 कदम आगे निकल गए। भाग 4 झूठा सपना। एक दिन एक बाबा दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सपना देखा है कि इस राज्य का अगला राजा मैं बनूंगा। ये देवताओं की आज्ञा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बकवास मत करो, यह राजद्रोह है। बाबा बोला, अगर आप मुझे मार देंगे तो आप देवताओं का अपमान करेंगे। अकबर उलझन में पड़ गए। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया, हुजूर, इसे एक मौका दीजिए। इसे एक रात हमारे महल में रहने दें। मैं इसका सपना तोड़ लाता हूँ। रात को बीरबल ने बाबा को सबसे आलीशान कमरे में रखा, लेकिन पूरे कमरे में पंखा, पानी और भोजन बंद करवा दिया। सुबह बाबा पसीने में भीगा हुआ उठा।
बीरबल ने पूछा, कैसा रहा सपना? बाबा बोला, अब तो मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। बीरबल बोला, जब एक रात की मुश्किल नहीं झेल सके तो राजा कैसे बनते? अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो सपनों के ताज को ही गिरा दिया। भाग 5 बीरबल की गलती या चाल। एक दिन बीरबल से एक गलती हो गई। उसने अकबर की आंखों के सामने एक गलत फैसला सुनाया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसकी जमीन जब्त कर ली गई। बीरबल ने बिना जांच के जमीन लौटाने का आदेश दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि किसान झूठ बोल रहा था। अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल, इस बार तुमने मेरी इज्जत को खतरे में डाला है। बीरबल चुप रहा। अकबर ने सजा सुनाई। तुम 7 दिन तक दरबार नहीं आ सकते और तुम्हें सजा के रूप में महल की सफाई करनी होगी। बीरबल चुपचाप चला गया। 7 दिन बाद वह लौटा तो महल चमचमा रहा था और हर रक्षक और कर्मचारी अनुशासित था। अकबर चौंक गए, यह कैसे हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने हर काम करने वाले को सिखाया कि सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू नहीं, बल्कि मन और नीयत की सफाई भी है। अब हर रक्षक ईमानदार है, हर बावर्ची समय पर है और हर अधिकारी जवाबदेह है। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी सजा भी शिक्षा बन गई। अंतिम भाग, बीरबल की सबसे बड़ी साजिश। राज्य में अफवाह फैल रही थी कि बीरबल अब बूढ़ा हो गया है और उसकी बुद्धि कमजोर हो रही है। कुछ दरबारी इसका फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई और एक जटिल समस्या पेश की। एक आदमी कहता है कि उसकी गाय ने 2 बछड़े दिए हैं, लेकिन दूसरा कहता है कि गाय उसकी है। दोनों के पास सबूत नहीं। फैसला कीजिए। बीरबल ने आदेश दिया कि बछड़े के पास दोनों व्यक्तियों को खड़ा किया जाए। एक बछड़ा दूसरे आदमी के पास जाकर दुबक गया। बीरबल बोले, गाय इसी आदमी की है। दरबारियों ने कहा, पर कैसे? बीरबल बोले, जानवर झूठ नहीं बोलते और माँ की पहचान बच्चा सबसे पहले करता है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जो लोग मेरी उम्र पर सवाल कर रहे हैं, उन्हें बताइए कि अनुभव किताबों से नहीं, जिंदगी से आता है। अकबर बोले, बीरबल, जब तक तुम हो, मेरा राज्य अंधकार में नहीं जा सकता। बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की साजिश। भाग 1 अचानक गायब हो गया बीरबल। सालों से बीरबल अकबर के सबसे चहेते सलाहकार और न्यायप्रिय दरबारी बन चुके थे। हर दिन वह किसी न किसी समस्या को हल करके दरबारियों और जनता का दिल जीत लेते थे। मगर बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी, खासकर मंत्री फैजी और सेनापति शेख कासिम को। एक दिन अकबर दरबार में आए और देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ है? कोई जवाब नहीं आया। दोपहर बीती, फिर शाम, मगर बीरबल नहीं आया। अगले दिन भी बीरबल दरबार में नहीं पहुँचे। तीसरे दिन अकबर चिंतित हो उठे। संदेशवाहक भेजे गए, बीरबल के घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। भाग 2 दरबार में नई चाल। बीरबल की गैरमौजूदगी का फायदा उठाते हुए फैजी और शेख कासिम ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल बिना बताए राज्य छोड़कर चला गया है। यह विश्वासघात है। हमें अब एक नया वजीर-ए-आजम नियुक्त करना चाहिए। अकबर दुखी थे लेकिन मजबूर भी। उन्होंने कहा, अगर बीरबल 7 दिन में वापस नहीं लौटे, तो तुम दोनों में से किसी एक को वह पद सौंप दूंगा। फैजी ने तुरंत कई झूठे केस बनाए और दरबार में खुद को साबित करने लगा। वो हर केस का हल ज्यादा नियमों और डर के दम पर करता था, जिससे जनता सहमी हुई थी। भाग 3 गूंगा गवाह और गलत न्याय। एक दिन एक गरीब महिला दरबार में आई और कहा, हुजूर, मेरे पास एक तोता था जो बोलता था। वो मेरी बहन ने चुरा लिया है। फैजी ने पूछा, क्या सबूत है? महिला बोली, तोता बोलता है, वो खुद कहेगा कि वो मेरा है। फैजी ने हंसकर कहा, एक तोता गवाही देगा। ये दरबार है,
मजाक नहीं, और उस औरत को सजा दे दी। भीड़ में मौजूद लोग चुप रहे, लेकिन हर किसी को बीरबल की याद आने लगी। भाग 4 जंगल में बीरबल। उधर बीरबल दरबार से गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें किसी ने झूठे पत्र के जरिए महल से बाहर बुलाया और फिर हमला करवा दिया था। वो किसी तरह बच निकले और अब जंगल में एक साधु के साथ रहकर अपनी हालत सुधार रहे थे। साधु ने बीरबल से पूछा, तुम इतने समझदार हो, पर ऐसी चाल में कैसे फंसे? बीरबल मुस्कराए, कभी कभी चालाकी से ज्यादा जरूरी है धैर्य। मेरा समय आएगा और तब मैं पूरे दरबार को आईना दिखाऊंगा। भाग 5 बीरबल की वापसी। एक रात राजधानी के मुख्य चौराहे पर एक अजनबी आया। उसने वहां एक पिंजरा रखा, जिसमें एक तोता बैठा था। उसने घोषणा की, यह तोता सच बोलता है। जो भी झूठ बोलेगा, यह उसका नाम पुकारेगा। लोग इकट्ठा हो गए। खबर दरबार तक पहुंची। फैजी ने सोचा, अच्छा अवसर है, इसे पकड़ लूंगा और पब्लिक को दिखाऊंगा कि मैं बीरबल से बेहतर हूं। अगले दिन वह उस अजनबी और तोते को दरबार में बुला लाया। अजनबी ने कहा, यह तोता सच का प्रतीक है। अगर कोई झूठ बोले, तो यह चीखकर नाम बता देगा। अकबर ने हैरानी से कहा, तो चलो, इसकी परीक्षा ली जाए। भाग 6 तोते की परीक्षा। पहले फैजी से सवाल किया गया, क्या तुमने कभी रिश्वत नहीं ली? फैजी ने जवाब दिया, नहीं हुजूर। तोता चिल्लाया, झूठ। फैजी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अब शेख कासिम की बारी थी। उससे पूछा गया, क्या तुमने किसी निर्दोष को सजा दी है? उसने भी मना किया, लेकिन तोते ने फिर चीखा, झूठ। कासिम। अब दरबार सन्न हो गया। अकबर बोला, यह तोता कोई जादूगर है। इसकी असलियत पता करो। तोता अचानक चुप हो गया। अकबर ने अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने नकाब हटाया, वो बीरबल था। भाग 7 बीरबल का बदला। पूरा दरबार बीरबल को देखकर हैरान रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, तुम जिंदा हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे दरबार से हटाने की साजिश हुई थी। मैंने सब देखा और अब साबित किया कि बिना बुद्धि और न्याय के यह दरबार कितना खोखला हो जाता है। फैजी और कासिम थरथर कांपने लगे। अकबर ने तुरंत उन्हें उनके पद से हटा दिया और बीरबल को फिर से वजीर आजम बना दिया। भाग 8 अंतिम न्याय। फैजी ने माफी मांगी, लेकिन बीरबल ने कहा, माफी उसका हक है जो गलती स्वीकारता है, चालाकी नहीं दोहराता। अकबर ने बीरबल से पूछा, तोता कैसे चीख रहा था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैंने तोते को प्रशिक्षित किया था। वह तब नाम पुकारता जब मैंने संकेत दिया। मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़कर तय किया कि कब वह झूठ बोल रहे हैं। अकबर ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, अब मैं समझा, तुम ही हो इस राज्य के असली तोते। और बाघ भी। सोने की ईंट और बीरबल की चतुराई। भाग 1 एक रहस्यमय आदमी की शिकायत। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी अकबर के दरबार में आया। वह थका हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक थैला था। उसने कहा, हुजूर, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास सोने की एक बेशकीमती ईंट थी। मैंने इसे सुरक्षा के लिए अपने मित्र के पास रख दी। अब वह इनकार कर रहा है कि मैंने कुछ दिया है। मैं न्याय चाहता हूं। अकबर ने पूछा, तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? वृद्ध ने कहा, हम बचपन के दोस्त हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। भाग 2 बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, क्या तुमने उस सोने की ईंट का कोई प्रमाण रखा? वृद्ध बोला, नहीं, मैं तो सीधा सादा आदमी हूं। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया जिस पर आरोप था। नाम था गुलाम अली। वह सजधज कर आया और बोला, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है।
कोई ईंट वींट नहीं दी गई थी। ये मुझे फंसाना चाहता है। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दें, मैं इस केस को हल कर दूंगा। भाग 3 जादुई जंगल और नकली सपना। रात में बीरबल ने उस वृद्ध व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम कल दरबार में ये कहना कि तुम्हें एक सपना आया है जिसमें भगवान ने कहा है कि तुम्हारी ईंट जमीन के नीचे दब गई है। फिर जो होगा उसे देखो। अगले दिन वृद्ध दरबार में आया और बोला, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा कि मेरी ईंट मेरे खेत में जमीन के नीचे दब गई है। भगवान ने मुझे खुद बताया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या सपना? गुलाम अली के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। भाग 4 बीरबल की दूसरी चाल। अब बीरबल ने आदेश दिया, चलो, चलकर उस जगह की खुदाई करवाई जाए। अगर ईंट वहां मिली तो गुलाम अली बेगुनाह होगा। गुलाम अली अब पसीने पसीने था। वह जोर जोर से बोलने लगा, नहीं नहीं, ईंट वहां नहीं है। मैं बताता हूं, मैं ले गया था, मगर मैं लौटाने ही वाला था। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने फिर न्याय दिला दिया। भाग 5 गुलाम अली की सच्चाई। बीरबल ने कहा, झूठ बोलने वाले को सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसकी ही झूठ की दीवार उस पर गिर जाए। गुलाम अली ने कबूल किया कि उसने ईंट को बेचने की योजना बनाई थी, मगर अब वह पकड़ा गया था। अकबर ने आदेश दिया, गुलाम अली को 2 साल की जेल और सोने की ईंट को वापस किया जाए। भाग 6 चतुराई का पाठ। दरबार में सभी लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम न होते तो न्याय का रास्ता इतना आसान नहीं होता। सपने को हथियार बनाना, ये तो कमाल की बात थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, सपने कभी कभी सिर्फ सोने की चीजें वापस लाने के लिए नहीं, सच्चाई को उजागर करने के लिए भी होते हैं, हुजूर। बीरबल और झूठ बोलने वाले 3 गवाह। भाग 1 दरबार में आया अजीब मुकदमा। एक दिन दरबार में एक अजीब मुकदमा आया। एक किसान नामी व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा रहा था। किसान रामदीन रोते हुए बोला, जहांपनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन हड़प ली है। मैंने उस जमीन पर फसल उगाई थी और इसने कहा कि वो उसकी जमीन है। अब वो सारी उपज ले गया। व्यापारी श्रीवास्तव बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। वो जमीन मेरी है। मेरे पास 3 गवाह है जो मेरी बात की पुष्टि करेंगे। अकबर थोड़े असमंजस में आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। 3 गवाह भी है, पर मुझे शक हो रहा है। भाग 2 तीनों गवाहों का बयान। बीरबल ने तीनों गवाहों को बुलाया। नाम थे हरि, जगराम और तुफैल। हरि बोला, हाँ हुजूर, मैंने श्रीवास्तव जी को कई सालों से उस जमीन पर खेती करते देखा है। जगराम बोला, मैं पड़ोसी हूं। श्रीवास्तव ही असली मालिक है। तुफैल बोला, मैंने खुद उसके कागज देखे हैं। रामदीन झूठा है। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। किसान रामदीन घबरा गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, मुझे इन तीनों से बस एक छोटा सा सवाल पूछना है, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। भाग 3 बीरबल की चाल, मिट्टी की परीक्षा। बीरबल ने हुक्म दिया, इन तीनों गवाहों को उस जमीन पर भेजा जाए और वहां से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाने को कहा जाए। तीनों गवाह जमीन पर गए और थोड़ी देर बाद मिट्टी लेकर वापस आए। बीरबल ने कहा, अब मैं इनसे पूछूंगा कि मिट्टी का रंग और गंध कैसा था। हरि बोला, मिट्टी हल्की सी पीली थी और सूखी। जगराम बोला, मुझे तो थोड़ी सी चिपचिपी और गहरी भूरे रंग की लगी। तुफैल बोला, मिट्टी तो काली थी और गीली भी नहीं थी। बीरबल जोर से हंसे। बस, अब फैसला हो गया। भाग 4 बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, जहांपनाह,
इन तीनों ने अलग अलग वर्णन दिया है, जबकि ये एक ही जमीन से मिट्टी लाकर आए हैं। इसका मतलब है कि या तो ये वहां गए ही नहीं, या जाकर भी झूठ बोल रहे हैं। और जब गवाह झूठे हों, तो जिनकी ओर से वो गवाही दे रहे हैं, उनका झूठा होना तय है। किसान की आंखों में आंसू थे। हुजूर, बीरबल ने मेरी इज्जत बचा ली। भाग 5, न्याय का पलड़ा। अकबर ने व्यापारी को सख्त लहजे में कहा, तुमने झूठ बोलने की कोशिश की, और वो भी गवाहों के जरिए। तुम्हें जमीन छोड़नी होगी और किसान को उपज लौटानी होगी। साथ ही तीनों गवाहों को 6 महीने की जेल दी जाए। बीरबल बोले, झूठ की नींव चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर उस पर सच की रोशनी डाली जाए तो वह ढह ही जाती है। भाग 6, दरबार में खुशी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बिना कागज, बिना गवाही, बिना हिंसा, सिर्फ दिमाग से यह साबित कर दिया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, झूठ अगर संगठित हो जाए तो भी वह सच के सामने खड़ा नहीं रह सकता। पूरे दरबार में तालियां बज उठीं। किसान ने बीरबल के पैर छुए और कहा, आप मेरे भगवान हैं। बीरबल और 100 सवालों वाला तोता। भाग 1, तोहफे में आया विचित्र तोता। एक दिन एक दूर के देश का राजा अकबर को तोहफे में एक पिंजरे में बंद तोता भेजता है। उस पत्र में लिखा होता है, जहांपनाह अकबर, यह कोई साधारण तोता नहीं है। इसे जो कोई भी देखेगा वह इसका दीवाना हो जाएगा, और अगर इससे कोई झूठ बोलेगा तो यह पकड़ लेगा। अगर आप चाहे तो इसका टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यह तोता हर दिन केवल 100 सवाल पूछता है, और हर सवाल दिमाग को झकझोर देने वाला होता है। अकबर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने तोते को दरबार में लाने का आदेश दिया। भाग 2, दरबार में तोते की परीक्षा। तोते को पिंजरे से निकालकर एक सोने की डंडी पर बिठाया गया। तोता अचानक बोला, कौन है यहां सबसे बुद्धिमान? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। तोते ने बीरबल की ओर देखा और बोला, अगर तुम वाकई बुद्धिमान हो तो मेरे 100 सवालों का जवाब दो। अगर एक भी गलत हुआ तो मैं सबके सामने बोलूंगा कि तुम झूठे हो। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अब ये तोता तुम्हारा इम्तहान लेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, इम्तहान तो मेरा रोज चलता है हुजूर, आज जरा तोते से भी हो जाए। भाग 3, तोते के सवाल और चालाकी की पहली परीक्षा। तोते ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे झूठी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, वो वादा जो स्वार्थ में किया जाए। तोता चुप। अगला सवाल, सच को साबित करने का सबसे मुश्किल तरीका क्या है? बीरबल, जब हर कोई झूठ बोल रहा हो तब भी सच पर टिके रहना। फिर सवाल आया, अगर राजा अन्याय करे तो प्रजा क्या करे? बीरबल, राजा को दर्पण दिखाए, लेकिन सम्मान से। तोता तीनों जवाबों से